हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसा महसूस हुआ प्रियांशु आपको? गरम गरम ठीक। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का दूसरा पार्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसी में बात करेंगे तीसरा पार्ट पे। तो पूरे आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले वाले में हमने आपको आंखों के बारे में बताया, नैनो के बारे में बताया, नैनो से नैनो कैसे मिलती है उसके बारे में बताया आपको, ठीक है। अब हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन और डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि नैनो से नैनो लड़ा रहे हो, क्या उसमें कोई परेशानी भी होती है लड़ाने में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। और ये दो टॉपिक जो है वो पहले वाले पार्ट के हैं, तो सबसे पहले हम इनको खत्म करेंगे, फिर इनके डिफेक्ट पे चलेंगे, ठीक है। और तीसरा आता है कलरफुल वर्ल्ड, यानी हमारे वर्ल्ड में सब कुछ कलर कलर कैसे दिखता है, इसके पीछे की क्या महत्व है, हम लोग उस सब चीजों को समझेंगे। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजन वाले क्वेश्चन, कि बताओ ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसका एक कारण दो, वो भी क्वेश्चंस हम इसी में जानते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा। सबसे पहले तो पहला है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन किसी के भी आंखों की वो क्वालिटी है, क्या है? वो क्वालिटी है सबकी आंखों की, जिससे हम सभी अपने आंखों का फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? कैसे? तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं इसमें, यहां से हमारी दूरी कितनी होगी इस कॉपी से हमारे नोट्स के बीच में, इसमें आंखों के बीच में बहुत होगा तो 25-30 सेंटीमीटर होगा। और यहां से आप सबकी दूरी होगी तो 8-10 फुट होगी यहां से। यानी अभी मैं यहां देख रहा हूं, तुरंत वहां देखा, तुरंत किया मैंने, यानी यहां से नजदीक से दूर, चाहे दूर से नजदीक देखने में हमारी आंखें एडजस्ट हो रही हैं, हमारी आंखों का लेंस एडजस्ट हो रहा है। इसी एडजस्टमेंट को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ आया? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? एक तरह की क्वालिटी, एक तरह की प्रॉपर्टी है, किसकी? हमारी आंखों की, ठीक है। जो अपने फोकल लेंथ को क्या करते हैं? सेट करते रहते हैं। दूर का देखना है तो अलग फोकल लेंथ, नजदीक का देखना है तो अलग फोकल लेंथ। और ये चीजें काफी तेजी से होती हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में होती है, ठीक है। तो हमको ऐसा एहसास नहीं होता। अगर सोचो कि ऐसा होने में 2-3 मिनट लगता, तो जब हम यहाँ देख रहे हैं ना, और जब यहाँ देखते हैं उसको, तो कम से कम 2 मिनट बाद उसका चेहरा ब्लर से सीधा होता है कि नहीं? तो भाई या तो ये सब चीज किसके साथ होता है? बूढ़े लोगों के साथ। क्योंकि बूढ़े लोगों का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है ना, वो क्या हो जाता है? एकदम लो हो गया होता है। तो उनको हर एक चीज को एडजस्ट करने में क्या लगता है? टाइम लगता है, ठीक है। इतना फास्ट वो किसी को नहीं देख सकते, ना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्लियर। अच्छा, नॉर्मल आई के लिए, यानी जो नॉर्मल आई होता है उसके लिए जो सबसे दूर की जो चीज है जो हम देख सकते हैं, वो कौन सी चीज है? नहीं, वो है बेटा इंफिनिटी। क्या है? इंफिनिटी। इंफिनिटी माने अनंत। कहां तक देख सकते हो आप? अनंत तक देख सकते हो। ये हमारा दूर की दृष्टि है, मतलब दूर तक कितना देख सकते हो। अब नजदीक कितना देख सकते हो? एकदम आराम से, उसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? और इसका नाम है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं इसको? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये नाम दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में क्या पता इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाए कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नहीं, लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का मेजरमेंट कितना होता है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है 25, दूसरा है 28, तीसरा है 35, चौथा है 100। 25 इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर आपके। समझ आया? तो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक से पूछे नहीं समझे? तो एक फिर से सुनना मत है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
यानी वो कम से कम दूरी जहां तक हमारी आंखें बिना किसी परेशानी के, ध्यान सुनना, बिना किसी परेशानी के आराम से क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं। ठीक है, जिससे हमारे आंखों पे जोर नहीं पड़ता है। कभी कभी बच्चे यहां से पढ़ते हैं, उनकी आंखों पे जोर पड़ता है। जब आराम से दूर से पढ़ते हैं आंखों पे जोर नहीं पड़ता। लेकिन यही हम मान चलो कि सनी को दे दिया, अब यहां से इस पे देख रहे हैं तो भी जोर पड़ेगा, क्योंकि वो एनालाइज करने के लिए अपने फोकल को क्या करना पड़ेगा, सेट करवाना पड़ेगा, और फिर भी हम उतनी अच्छी चीजें नहीं कर सकते। बात है कि नहीं? चलो नेक्स्ट है बेटा एलईडी भी सोना है, दिस डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर नहीं है। चलो नेक्स्ट है कि ऐसा होने में होता क्या है। तो जब ऐसा होता है ना तो उसमें कुछ चीजें होती हैं। क्या? हमने आंखों के अंदर एक बहुत ही प्यारी चीज का नाम बताया था। क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज आई लेंस। व्हाट इज दिस? आई लेंस। अब इसी का पूरा खेला है हमारे यहाँ, ठीक है। अब आई लेंस अगर पतील हो जाएगा तो हम कहां तक देख सकते हैं? इंफिनिटी। तो अगर हमको दूर की चीजें देखनी होती है ना तो उस केस में हमारा आई लेंस क्या रहता है? पतला, ताकि दूर से आने वाली जो लाइट है उसको क्या कर सके अपनी आंखों में, समझ में? और जब हमको नजदीक देखना होता है तो ये क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है, ताकि जगह पे जाके तुरंत इमेज बन जाए। क्योंकि दूर वाली लाइट कैसे आती है? पैरेलल आती है। ध्यान रखना, दूर वाली लाइट कैसी आती है? पैरेलल। नजदीक वाली लाइट कैसे आती है? धीमे। कैसे आती है? ऐसे आती है नजदीक वाली लाइट। और दूर वाली लाइट कैसे आती है कि नहीं? तो इस केस में कंकेव लेंस, कंकेव कह रहा हूं, इस केस में लेंस कैसा हो जाता है? थीन। कैसा हो जाता है? एकदम पतला हो जाता है। तो ये सारी लाइट को अपने अंदर से क्या करता है? उजाड़ देता है। और इस केस में क्या हो जाता है? ठीक, मोटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सोचने की बात है कि ये पतला मोटा हो कि करता क्या है और देखने में कैसे ये इंपैक्ट करता है, हमको सोचने की बात है ना इस पे। तो देखो, जब ये हम पता ना कि पीछे क्या होता है हमारे पीछे आंखों में, व्हाट इज दिस? रेटिना सर। रेटिना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीन। तो जब ये दूर से पैरेलल लाइट आती है ना तो पतला हो जाता है, तो इसका इमेज क्या करता है बेटा? यहां रेटिना पे बनवाता है, ठीक। और जब ऑब्जेक्ट नजदीक होता है ना तो इसका भी इमेज क्या करता है? रेटिना पे बनवाता है। तो बताओ कि रेटिना से लेंस की दूरी चेंज हुई? नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिक्स है। तो चेंज क्या हो सकता है? लेंस। तो लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है कि इमेजवा कहां बने? रेटिना में बने। कहां बने? रेटिना पे। रेटिना पे। समझ? कोई डाउट है इसमें किसी को? इसमें इंटरनल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मैंने उन सब पे भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ? क्या हुआ आपको? सीख। ये था बेटा हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन और फॉर नॉर्मल आई। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। चल अब हम लोग आते हैं डिफेक्ट पे, क्योंकि जब हम किसी से नैना लड़ा रहे होते हैं उसी समय डिफेक्ट हो जाता है। कभी कभी आंखों में नहीं होके दिमाग में हो जाता है, दिमाग के नहीं फिर दिल में हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं डिफेक्ट होता है। तो हम आज डिफेक्ट बात करें केवल विजन की, आंखों की डिफेक्ट बात करेंगे, क्योंकि दिल और दिमाग से हमसे क्या ही मतलब है कि नहीं। शुरू किया जाए। चल, तो अभी देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कमी। मतलब क्या होता है बेटा? कमी। यानी आंखों के देखने में क्या कमी आती है। तो बेटा कमी को टोटल यहाँ पे कई सारे होते हैं, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से टोटल 5 तरह की कमियों के बारे में आगे बताया गया आपको, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। क्या है ये? एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी इंसान, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई भी इंसान ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि पैरेलल है कि नहीं, यानी एक्सिस पे है कि नहीं है। नहीं समझे? समझाते हैं इसको। जैसे मान लो कि ये लाइन है
ठीक, और ये इसके बगल में लाइन है। ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि दो लाइनें हैं कि एक, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों केस में, चाहे हॉरिजॉन्टल जा रही हो चाहे वर्टिकल, इनके एंगल में कभी भी परिवर्तन नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कौन सी बीमारी है? एस्टिग्मेटिज्म। तो होता है ना कि जब बहुत पतले से जगह में देखने की समय आता है तो अंतर समझ में नहीं आता। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी मान चलो कि हमने एक ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक, और इस पे एक और सर्कल बना दिया, बहुत पतला, मैंने बहुत मोटा कर दिया, एकदम पतला होगा। पतला का मतलब एकदम इसके साइड से हो जा रही है। जिनको एस्टिग्मेटिज्म होगा ना उनको समझ में नहीं आएगा कि किधर ज्यादा जगह है और किधर कम है। लगे कि हर तरफ क्या है? हर तरफ क्या लगेगा? सेम ही लगेगा। तो तुम लोग हमेशा कंफ्यूज रहोगे, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अब ये बीमारी मैंने देखी है, हमारे फादर को है, ठीक है, और ये बीमारी ऐसा नहीं कि जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब ये नहीं कि बचपन से होता है, नहीं, समय के साथ साथ जब आप जैसा आपका खान पान होता है ना, और या फिर एज, उसके हिसाब से ये बीमारी आ जाती है, ठीक है। तो अभी उनको है, तो जब भी ऐसा करना होता है ना, हम लोग स्पीयर काम करते हैं, तो जब भी ऐसा सेंटर लगाना होता है तो हम देखते हैं सेंटर कि सेंटर लाइन है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनको एस्टिग्मेटिज्म हो गया है, तो ऐसे अंदाजा नहीं हो पाता कि कौन सही और कौन गलत है। समझ में आया? नहीं समझे? नहीं समझे? वर्टिकल बनेगा मतलब वर्टिकल दो लाइन खींच दो या फिर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल दो लाइन खींच दो या फिर हॉरिजॉन्टल। क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। उनके बीच के डिफरेंस, उनके बीच का गैप, डिफरेंस समझे? गैप रेलवे ट्रैक होता है, दोनों पैरेलल होता है, उनके बीच में गैप होता है कि नहीं होता है? ठीक, दो ट्रैक के बीच में ऐसे गैप होता है, कई सारे लोगों को नहीं दिखता है, कुछ लोगों को दिखता है, नहीं समझे अभी भी? तो इस तरह की बात कर रहा हूं जिसमें बहुत ही छोटा सा, बहुत कम स्पेस हो, जहां पे आपको एकदम जैसे कि मिलीमीटर सेंटीमीटर की बात करनी हो। ऐसे तो यहां पे बता सकते हो, यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 15 फुट, 20 फुट, कोई बता सकता है। जिसको एस्टिग्मेटिक में वो भी बता सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसका एक और टॉपिक है, कैटरेक्ट। छोटा छोटा है, इससे सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाए, तब तो हम लोग मेन पे आते हैं, ठीक है। कैटरेक्ट क्या होता है? तो कैटरेक्ट एक तरह की बीमारी है जिसको हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। ये कैसे होता है? तो जब आप बहुत ज्यादा धूप में, धूल धक्कड़ इस सब चीजों में रहोगे ना, तो आपके आंखों के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। प्रोटीन सेमी सेलुलोज की एक लेयर होती है, ठीक है, उसके ऊपर, और वो होती है कैसी? ट्रांसलूसेंट। कैसी होती है? ट्रांसलूसेंट का मतलब नहीं, आर पार नहीं दिखता है आसानी से, इसको कहते हैं धुंधला। क्या कहते हैं इसको? धुंधला दिखने लगता है। तो उसको क्या होता है ना कि अब उससे एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कई ट्रक ड्राइवर होते, सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर होता है क्योंकि उनको सालों साल अलग अलग कंडीशन में चलाना पड़ता है ट्रक। मान लो अभी यूपी में ठंडा है, चले गए राजस्थान में तो गरम गरम, फिर चले गए हिमाचल में तो फिर से ठंडा, बर्फ पड़ने लगा, तो कहीं गरम कहीं ठंडा, कहीं गरम कहीं ठंडा, और कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है उनका वातावरण, जिसकी वजह से उनके आंखों में क्या हो जाता है? कैटरेक्ट बीमारी हो है। उसके लिए क्या है? उसके लिए ऑपरेशन होता है, लेजर कटिंग ऑपरेशन है। लेजर से उस लेयर को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। समझ में आया? तो ये था आपका कैटरेक्ट। अब आते हैं एक और सेंटर में, मैं नाम है प्रिस्म मायोपिया। अब ये कौन सी बीमारी है? तो इस बीमारी को जानने के लिए हमको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जानना पड़ेगा, ठीक है। शुरू किया जाए, चलो। मायोपिया क्या है? तो मायोपिया एक बीमारी है जो किसी भी एज पे हो सकती है, ये आंखों की बीमारी, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया भी क्या है? एक बीमारी है, ये भी किसी भी एज पे क्या हो सकती है? हो सकती है। अब देखो इसमें क्या होता है। मायोपिया में ना हमको दूर का नहीं दिखता, मायोपिया में हमको दूर का नहीं दिखता, नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो इसको कौन से बीमारी बोलते हैं हम लोग? मायोपिया, ठीक। और इसमें इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस।
ठीक है, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। हाँ, होता तो निकट दृष्टि दोष है लेकिन दूर का नहीं दिखता, और इसका नाम है दूर दृष्टि दोष, पर इसमें निकट का नहीं दिखता, उल्टा है इसमें, दिमाग में रखेंगे आप लोग। मायोपिया माने निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर का नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, नजदीक का नहीं दिखेगा। बस ऐसे ही आपको दिमाग में इसको रखना पड़ेगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हेनी का ओन्नी और ओन्नी का एनी के चले जाओगे, ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा। तो मायोपिया बेटा क्या है? तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, तो दूर का नहीं दिखेगा, नहीं दिखता, नजदीक दिखेगा। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा क्यों होता है कि मायोपिया हो जाता है? तो होता यूं है कि अभी मैं जब आपको नॉर्मल आई पढ़ा रहा था तो मैं ये बताया था कि सारे लेंस का इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे। और इस वाले केस में रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, जिसके वजह से हम देख नहीं पाते। समझ? तो ये था फ्रंट रेटिना, यानी रेटिना से पहले ही बन जाता है। अच्छा, होता क्या है इसमें, डिफेक्ट क्या होता है? तो डिक्रीज इन फोकल लेंथ, यानी जो ये लेंस होता है ना, इसका फोकल क्या होता है? गिर जाता है। गिरने की वजह से हम दूर की चीजें नहीं देख पाते, ज्यादा दूर की चीजें हो तो धुंधला सा लगने लगता है, जिसके लिए आपने चश्मा लगाया है। तो जनरली स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा यही बीमारी से गुजरना पड़ता है। कौन सा? मायोपिया। क्योंकि उनको बोर्ड पे लिखा हुआ चीजें नहीं दिखती, पर कॉपी की चीजें आराम से दिख जाती है ना? तो इस वजह से उनको ये बीमारी होती है। अच्छा, बीमारी होती किस वजह से? तो डिक्रीज इन फोकल लेंथ, लेंस का फोकल गिर जाता है। उसके बाद इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो जो आपके अंदर ये आई का बॉल है ना, आई बॉल सफेद रंग का, उसका वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि अब जैसे कोई चीज है इतनी बड़ी है, उसको फैला दो तो जगह बढ़ गया ना अंदर, तो जगह बढ़ने से रेटिना का साइज भी क्या हो गया? डिफरेंस बढ़ गया। पहले लेंस से रेटिना डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, अब हो गया 6 सेंटीमीटर। इमेजवा कहाँ बनेगा? 5 पर बनेगा, और रेटिना कहाँ चला गया? 6 पे हो गया बाबा। इस वजह से ऐसा समझ आया? चलो, उसके बाद है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो हम यूज करते हैं कनकेव लेंस। कैसे यूज करते हैं? कनकेव लेंस का जो करता क्या है कि इस लेंस के संग मिलके और उसको जल्दी इमेज बनाने नहीं देता है, थोड़ा लेट टाइम देता है बनाने के लिए। तो जब जल्दी बनता तो 5 बनता था, और थोड़ा लेट करेगा तो अब कहाँ बनेगा? 6 बनेगा। समझ आया? अब तुमको कॉन्केव लेंस कौन सा? तो कॉन्केव लेंस का अपना अपना एक पावर होता है, उस पावर के हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। समझ आया? चलो, उसके बाद बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? तो इसमें नजदीक का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष। हाँ, नजदीक नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अब इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे। कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे। तो इससे क्या होता है? फोकल लेंथ बढ़ गया। मतलब अब वही बात है कि जो इमेज बन रहा था 5 पे बन रहा था, अब कहाँ बन रहा है? 7 पे, 6 पे, मतलब पीछे बन रहा है। अब पीछे बन रहा है तो आंख को कैसे, मतलब दिमाग को कैसे पता चलेगा कि इमेज किसका है कि नहीं? तो इस वजह से पहले चीज। दूसरा है शॉर्ट आई बॉल। ये होता कैसे कि जो आई बॉल होती है ना, वो क्या हो जाती है? छोटी जाती है। जब छोटी जाती है तो डिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है। समझ आया? नेक्स्ट है, इसको सही कैसे कर सकते हैं? तो कन्वेक्स लेंस का यूज करके। ये कन्वेक्स है, ठीक है? नहीं, कनकेव है। एक कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे ना, तो पहले जो पीछे बना रहा था वो क्या करेगा? पहले ही बना देगा, तुरंत आपको दिखना चालू हो जाएगा। समझ आया? यस सर। तो ये था बेटा हमारा, हाँ नहीं अभी नहीं, ये था मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। अभी एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रिस बायोपिया। देखो इन्हीं दोनों को, देखो जिस पर्सन के ना दोनों बीमारी हो जाए, मतलब दूर का भी ना दिखे और नजदीक का भी ना दिखे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिस बायोपिया। ये होता है बूढ़े लोगों में। ठीक, बूढ़े लोगों में होता है इस वजह से क्योंकि उनके अंदर ये आइटम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब एडजस्ट नहीं कर पाते।
यस सर। और इसको सही करने के लिए क्या करना जाता है? तो सही करने के लिए लेंस लगाते हैं, इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाइफोकल। मतलब उसमें दो फोकस होता है, यानी दो तरह का लेंस होता है। तो कभी बूढ़े लोग का चश्मा उठाओगे ना, तो अगवा छोटा सा कुछ और दिखेगा और ऊपर देखो तो कुछ और दिखेगा। यानी जो नीचे छोटा सा होता है ना, उसमें कॉन्वेक्स होता है, और ऊपर वाले में क्या होता है? कॉन्केव। उसी को बाइफोकल लेंस बोलते हैं। उसी को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। यस सर। समझा? इसीलिए ऊपर चले करके देखते तो ये था बेटा पूरा डिफेक्ट ऑफ विजन कंप्लीट। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग बात करेंगे किसका? अब बात करेंगे हम लोग डिस्पर्सन का। ठीक है? तो बेटा हम लोग अब बात करेंगे इसका जो थर्ड पार्ट है, जिसमें हम कलरफुल वर्ल्ड की बात करते हैं कि कलरफुल वर्ल्ड दिखता कैसे है, उसका रीजन हम जानेंगे। उसको जानने के लिए हमको कुछ टॉपिक पे जाना पड़ेगा। उससे पहले हम ये जानते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये प्रिज्म। ठीक है? प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। 3 डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है इसके अंदर। ठीक? और जब आपकी एक फेस से उसके जब आप लाइट पास कराते हो, ठीक है, तो दूसरे फेस के तरफ से इसमें से कुछ ना कुछ घटनाएं, क्रियाएं, क्या घटनाएं क्रियाएं होती हैं उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक? तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट, ठीक है, जब किसी प्रिज्म से पास करती है, ठीक है, तो प्रिज्म से पास करती है, तो ये व्हाइट लाइट क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स मतलब छितरा जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है चारों तरफ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट कितने भाग में फैलती है? 7 भाग, जिसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं इसको? विबग्योर। तो ये हो गया विबग्योर। अब देखो विबग्योर का ना अपना एक इंपॉर्टेंस है। विबग्योर का इंपॉर्टेंस का मतलब कि जब भी आप इससे व्हाइट लाइट पास कराओगे तो सेल कलर निकलेगा इसमें, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। जिसमें V का मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड होता है। तो इस तरीके से इस विबग्योर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है ना कि जिसमें वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? मिनिमम होता है, और रेड का वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है? अब इसलिए मैंने मिनिमम मैक्सिमम बताया क्योंकि इसका यूज करना है। दिमाग में रखिएगा, ऊपर वाले जितने भी होते हैं उनका वेवलेंथ क्या होता है? मिनिमम, और नीचे वाले जितने भी होते हैं उनका वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम। जिसमें रेड का सबसे क्या है? मैक्सिमम है, सबसे हाई है, और वायलेट क्या है? सबसे मिनिमम है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट समझ में आई सबको? बोलिए। तो ये था डिस्पर्सन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? तो अभी देखो कि हमने डिस्पर्सन में व्हाइट लाइट से 7 रंग बनाया ना। तो अभी देखो व्हाइट लाइट से 7 रंग बना दो, अब फिर उस 7 रंग को फिर से एक प्रिज्म पे लगा दोगे। ठीक है? जैसे एक प्रिज्म हमारा कैसा था? इस तरीके का, ठीक है, और जैसे कि ऐसे मान, ठीक है, और दूसरे को, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे। तो जब इसका पोजीशन चेंज करोगे, ठीक है, तो इस पोजीशन के साथ होता क्या है कि देखो यहां से व्हाइट लाइट गई, 7 रंग निकले, फिर वही 7 रंग इस प्रिज्म पे पड़े दोबारा, और फिर से उस 7 रंग से क्या बन गया? व्हाइट लाइट। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, या इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, बोल सकते हैं। रिवर्सल समझ रहे हो ना, जो रिपीट हो जाए। तो व्हाइट लाइट, 7 रंग व्हाइट लाइट, रीअरेंज कह सकते हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। ठीक है? क्योंकि लाइट को वापस हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। पहले व्हाइट लाइट 7 रंग बनाया, फिर सातों कंबाइन कर फिर से क्या बना दिया? व्हाइट लाइट। इसी को बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। समझ आया? चलिए, उसके बाद एक, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बेटा अब स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे हम लोग। तो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो ये देख रहे हो, ये विबग्योर, इस विबग्योर
के पैटर्न को ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि जब व्हाइट लाइट 7 रंग में टूट जाती है तो उसी 7 रंग को एक साथ क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो द विब्ग्योर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। विब्ग्योर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसका एक एप्लीकेशन क्या है बेटा? रेनबो। ठीक है, तो रेनबो एप्लीकेशन है किसका? स्पेक्ट्रम का। और क्यों? क्योंकि रेनबो में भी 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि रेनबो बनता कैसे? तो रेनबो बनता है कि जैसे आकाश में जब बारिश हो जाती है ना, और बारिश होने के बाद हल्का फुल्का टिप्पा टिप्पी बारिश हो रही होती है, तभी हमको रेनबो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? तो जानते हो सनलाइट आने लगती है तब तक हल्का फुल्का टिप्पा टिप्पी हो रहा है, सनलाइट से लाइट आई, बूंद में टकराई, जो छोटे छोटे बूंद होते हैं ड्रॉपलेट्स, और एक नहीं होता है, कितने होते हैं? बहुत सारे, पूरे एटमॉस्फेयर में। तो टकरा के बहुत ज्यादा बार टकराई और फिर जब बाहर निकलती है तो कितना रंग बनता है? 7 रंग। तो उसको बोलते हैं सप्तरंगी इंद्रधनुष। सर कहाँ ये बनता होगा सर? मतलब नीचे एटमॉस्फेयर में बनता है। एटमॉस्फेयर में बनता है। देखो जब आप ऊपर देखोगे ना कभी, तो आपको लगेगा कि एटमॉस्फेयर गोल है। कभी देखना, कभी आप ऊपर देखने की कोशिश करना ना, ऐसे जाएगा सीधा जाएगा फ्लैट एकदम, और फिर ऐसे कर्व हो जाएगा, लगेगा तुमको ऐसा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं? क्योंकि तुम जब तक दिखते रहोगे ना तब तक तुमको गोले गोल दिखता रहेगा। अब देखो शाम को अगर तुम पहुंच गए समुद्र तट पे, तो सनसेट होता है तो कप्पनिया में डूब जाता है, फिर लेकिन दिखता है ना, बस वही चीज। समझा? चलो, तो रेनबो ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, वो ऐसे ही बनता है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर हमको दिखने में ऐसा दिखता है, इस वजह से रेनबो का विषय को कैसा दिखता है? समझ? तो रेनबो क्लियर हुआ। अब रेनबो जिस फिनोमेना से ये होता है ना, उसको बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं इसको? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। TIR रेनबो बनता है किस कारण से? TIR से बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ आया? या फिर कह सकते हैं कि इसमें डिस्पर्सन हो गया, कह सकते हैं ना? क्या हो गया? डिस्पर्सन। क्योंकि व्हाइट लाइट कितने भाग में टूट गई? 7 भाग में टूट गई, इसे उसको बोल सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट से हो रहा है। समझ आया? कोई दिक्कत किसी को भी? चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है? तो इससे पहले जानना पड़ेगा कि हम लोग धरती को जानते हैं, अर्थ को जानते हो ना, और अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या है? तो अगर हम आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब लेयर कितनी है? 1 गो 2 गो 3 गो नहीं, बहुत सारी लेयर है। 1 गो 2 गो लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर पे लेयर, और हमेशा ऐसे क्या करते रहती है? घूमती रहती है, कहीं इस बगल, कहीं उस बगल, कहीं वहां, कहीं यहाँ। वो हवा एक जगह टिकी नहीं रहती है। समझा? अच्छा, अब जब हवा है तो उसकी डेंसिटी भी अलग होगी। डेंसिटी का मतलब कि मान लो कोई हवा होगी जहां पे पानी होगा, जिस हवा में कोई हवा होगी जो सूखी होगी। उदाहरण, ठंडी के टाइम में जब हवा चलते लगता है कि गीला हो रहा है, और गर्मी के टाइम में लग रहा है कि जला देगा, सुखा देगा, है कि नहीं? तो हवा भी दो तरह की हुई ना। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में भी जो हवाएं होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। कहीं कोई हवा है जिसमें पानी है, नमी है, कोई हवा है जिसमें नमी नहीं है, कोई हवा है थोड़ी कम नमी है, कोई हवा है थोड़ी ज्यादा नमी है। मतलब ऐसे करके कई सारी हवाएं होंगी और उनका लेयर बनता है ऐसे। समझा? ऐसे ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और ऐसे करके क्या हो रही है? चलो ठीक। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, ठंड हवा हमेशा नीचे जाती है। समझ गए? अच्छा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है? तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बहुत सारे लेयर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे लेयर होते हैं। किसके? एयर के, जिसमें ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, बस चल रहा है। ठीक। अब जब इनके अंदर अलग अलग नमी है तो इनकी डेंसिटी क्या होगी? अलग होगी। अच्छा, जब कोई लाइट यहां से आता है ना, तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराता हूं, रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन होता क्या है कि जब किसी सरफेस से आप लाइट तिरछी गुजारो
तो उसके अंदर क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है। क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, जाना चाहिए ऐसे पर जाता कैसे है, ऐसे। तो ये बेंडिंग को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, अब देखो ये एटमॉस्फेयर में आया लाइट तो सीधी आई ना। अब देखो ये मतलब की डेंसिटी हाई थी, ज्यादा पानी था, तो ज्यादा पानी था तो इसकी स्पीड थोड़ा स्लो कर दिया, तब तक ये इसकी स्पीड फास्ट थी, तब तक ये यहाँ आ गई, फास्ट थी तो यहाँ आ गई, फिर स्लो थी यहाँ फास्ट, यहाँ स्लो, यहाँ फास्ट। तो वो लाइट ही है, सीधी ही है, क्योंकि हमको सीधी दिखेंगे ना, लेकिन वो किस पाथ से, देखो कैसे पाथ से आ रही है, ठीक इस तरह के पाथ से आ रही है। और जब ऐसा होता है तो ये होता किस वजह से है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। और वो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन, तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक, और हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है कि नहीं। रिफ्रैक्शन में हम मीडियम खुद रखते थे, शीशा, पानी, हवा खुद रखते थे, लेकिन ये कौन रख रहा है, नेचर रख रहा है, एटमॉस्फेयर रख रहा है। ये रिफ्लेक्शन किसका होगा, एटमॉस्फेयर का होगा, है कि नहीं। चल, तो ये बेंडिंग के वजह से कुछ घटनाएं घटती हैं। जब ये बेंडिंग होता है ना तो कुछ घटनाएं घटती हैं, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मजेदार घटनाएं। वो कौन सी हैं, तो जिसमें पहला आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो तारे टिमटिमाते हैं ना, वो इन्हीं के कारण है। तारे कभी टिमटिमाते नहीं हैं, तारे क्या हैं, टॉर्च की तरह, कभी टिमटिमाते नहीं हैं, हमेशा रोशनी अपने अंदर से क्या करते रहते हैं। लेकिन वो देन किसकी है जो ऐसा हमको दिखता है, एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। समझ आया। तो ये कारण है आपका तारों के टिमटिमाने का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। यस सर, एमसीक्यू पूछता है बेटा, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, चार ऑप्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दूसरे होंगे नहीं पता होगा, रिफ्लेक्शन में टिक मार के चले जाएंगे, तो टीआईआर में सबसे इक्वल देखे नहीं है अब तक, इसी को मारो, हो गया ना। ट्विंकलिंग होता है। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक है, हमको लगता है ना कि ये वाला तारा यहीं पे है, लेकिन वहां नहीं है, वो नीचे का बात नहीं है, एग्जैक्ट पोजीशन हम देख रहे हैं कि फलाना यहाँ पे है, लेकिन वो वहां पे नहीं है, वो है यहाँ पे, पर हमको एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है यहाँ पे, तो वही तारा, वही तारा। देखो कैसे, तो ये है तारा, यस सर, ठीक, तो यहां से आ रहे हैं, यहां से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तो ऐसे करते करते आप यहां तक पहुंचे, यस सर, ठीक है। तो ये लाइट आई ना, लाइट ये आई, ये दिखेगा कहां पे, लेकिन वो जगह भी है, ये वहीं पे है, लेकिन ऐसा एहसास होगा जैसे एक बाल्टी पानी लो भर के उसमें एक सिक्का डालो, सिक्का लगे कि ऊपर है, क्योंकि सिक्का सबसे नीचे है, नीचे, तो वो था ड्यू टू पानी का रिफ्रैक्शन। उसी तरह का रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एकदम समझ में आ रहा है Yes, ना। sir. कोई भी दिक्कत हो तो तुम बताना, हो गया। नेक्स्ट बेटा, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जो प्लैनेट्स होता है जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब ट्विंकल नहीं करते, क्यों, नहीं वो बात तो है थोड़ी सी, लेकिन वो है कि वो काफी नजदीक है हमारा, और उनका साइज क्या है, बड़ा है। भाई साइज तो बड़ा तारों का भी है, प्लैनेट से भी बड़ा है, लेकिन वो क्या है, बहुत दूर है। लेकिन प्लैनेट्स क्या है, नजदीक है हमारे, किसके कंपैरिजन में, तारों की कंपैरिजन में, इस वजह से हमको प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं होगा। समझ आया। ये सब रीजन वाले क्वेश्चन है, ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एडवांस सनलाइट एंड डिले सनसेट। ठीक है, जैसे होता क्या है कि लिखता है ना कि आज का सूर्य उदय का समय है 5:45, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, तो 5:45 लिखा है ना, तो 5 बजेगा 6 बजे हो गया, नहीं एडवांस है ना, 6 बजे नहीं, 5:45 लिखा है, 5:30 बजे सूर्य दिखने लगा आपको, आपको ई का हो गया,
अभी तक बोलता से अखबार में जो 5:27 को होगी, हम देखा 5:30 बजे सूर्योदय हो गया। ऐसा क्यों? वो सूर्योदय नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। कैसे होता है दिखा दूं? ये है हम लोग का धरती का सरफेस और ये है हमारे एटमॉस्फेयर, ठीक। सन ये हॉरिजन है, इसको हॉरिजन। तो सन जब यहां होता है ना, इसका मतलब ये उदय होने वाला है, तो यहां से लाइट निकलती है, ठीक है, और फिर नीचे जाती है। तो हमको दिखता कहां पे है ये? यहाँ पे, जबकि वो है कहां पे? अपनी जगह। सर 4 मिनट का फर्क होता है ना। डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के डेंसिटी पे, ठीक है। ठंडी में भी असर पड़ता है, गर्मी का भी असर पड़ता है उसका। सीजन मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर का भी असर पड़ता है, तभी तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है ना, देख रहे हैं? यस सर। तो ये था ओरिजिनल और ये था हमको जो हमको दिख रहा है, ठीक। यानी कि जो सनराइज हो गया पहले दिख गया, कितना का टाइम था? 5:45 का। दिख कहां से रहा? 5:30। अब देखो डूबने के टाइम में भी ऐसा होता है, ठीक। जब वो लिखा होता है कि 6 PM पे डूब गया सन, तो 6 PM पे कहां पे होगा? फिर भी हम कहां दिखेगा? ड्यू टू समझ आया? कोई दिक्कत? तो ये था हमारे कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है? सबसे आगे टॉपिक है हम लोग का, ठीक है। ये होता है कि जब लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको? यानी कि वो लाइट व्हाइट ही रहेगी, टूट के भी छोटे छोटे भाग पड़ेंगे तो क्या बनेगी? व्हाइट ही रहेगी, कलरफुल नहीं बनेगी। दिमाग में रखिएगा, ठीक है। टूटेगी तो क्या रहेगी? व्हाइट ही रहेगी। व्हाइट ही रहेगी, कलरफुल नहीं होगी। क्लियर? और ये होता किसकी वजह से है? तो ये होता है आपका, क्या कारण है इसके लिए? तो ये कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है कि नहीं? ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, डस्ट के, SO2 के, इन सब के पार्टिकल्स हैं और बहुत ज्यादा है। जब व्हाइट लाइट आती है, टकराती है इनसे ना, तो क्या करती है? टूट जाती है। टूट जाती है। एक आई टूट के दो आई 4, तो ऐसे क्या टूट जाती है। समझ? अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर देखो, यहाँ पे मेरे हेलोजन के पास पे देखो, वहां पे मैंने एक पेपर लगाया हुआ है अपने हेलोजन के ऊपर। वो कैसा पेपर है? वो पेपर है ट्रांसलूसेंट। कैसा पेपर है? धुंधला सा। क्यों लगाया है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो उसमें से व्हाइट लाइट निकले वो क्या होके निकले? स्कैटर होके। क्या होके निकले? टूट के। अब टूट के निकलेगा तो हर तरफ क्या होगा? सेम होगा, सेम फैलेगा, है कि नहीं? और अगर टूटता नहीं तो पूरा का पूरा फोकस कहां आता है? इसी पे। अब बोर्ड चमकने लगता है। समझ आया? तो ये हो गया हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछा क्या बताएंगे? व्हेन व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट्स देन इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। by which means the by small particles present in the atmosphere। क्लियर हुआ? समझ आया? चलो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ मतलब एप्लीकेशन पहला है बेटा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो टिंडल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था ना कि जब भी व्हाइट लाइट आती है तो क्या जाती है? स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट होके छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट को फॉलो करती है। यानी ये जो टूटने का सेंस था ना, इन्होंने अपने ऊपर क्रेडिट कर लिया कि हम ही ने बताया है कि लाइट क्या होती है? टूटती है। समझ आया? नाम दे दिया। एग्जांपल क्या है? जैसे शीत का मौसम होता है, जब आप टॉर्च जलाओगे ना तो सारा का सारा लाइट क्या होना? देखो टॉर्च का लाइट इसे आता है ना, ठीक। लेकिन इस लाइट के रोशनी के इधर इधर वाले पार्टिकल भी कैसे दिखने लगेगा? ग्लो करने लगेगा, चमकता है, लगता है कुछ है, लाइट है। भाई तुमने लाइट तो बस इसमें दिया है, चमक कहां है? इतना। ये चारों पूरा हिनिया कुल चमक रहा है। समझ? ये हो गया हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो गई? स्कैटर। समझ? तो ये रहा टिंडल इफेक्ट। दूसरा बेटा ब्लू स्काई।
यानी वाई स्काई ब्लू, हमारा आसमान नीला क्यों होता है? तो हमारा आसमान नीला इसलिए होता है ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी होता यूं है कि जब व्हाइट लाइट आके टूटता है, मतलब पार्टिकल्स लड़के, तो उसमें से ब्लू कलर क्या कर जाता है? स्प्लिट हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, चारों तरफ फैल जाता है ब्लू कलर, जिसकी वजह से हमारा स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। ब्लू दिखता है। अगर दूसरा कलर स्प्लिट होता तो दूसरा कलर दिखता है, लेकिन ब्लू स्प्लिट होता है, इस वजह से कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। अब इसके पीछे कारण देख लो, ये वायलेट है, इंडिगो है और ब्लू है, ये तीनों लगभग सेम होते हैं। कैसे होते हैं? लगभग सेम होते हैं। तो इस वजह से वायलेट, इंडिगो, ब्लू तीनों मिलकर कांड कर देते हैं, तो पूरा पूरा कैसे नहीं लगता है? ब्लू। समझ आया? नेक्स्ट है बेटा कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। यानी कि सनराइज और सनसेट अभी दिखाया ना, यस सर। उस टाइम में हमारा आसमान लालिमा कैसे हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा आसमान लाल लाल लगता है, खूनी दरिंदा आ गया है कोई, ठीक है? ऐसा क्यों? ड्यू टू सर, क्योंकि रेड कलर सबसे हाई होता है, तो इसलिए उसका कलर जल्दी पहुंचता है, इसलिए रेड दिखता है। नहीं, रेड बात तो सही है, लेकिन आपको शब्दों का उपयोग करना है कौन सा? मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम होता है। तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो भैया लाइट तो यहाँ से निकल रही है, देखो, लेकिन इसको ज्यादा दूर ट्रेवल करना है अब, क्योंकि जब सनलाइट यहाँ होती तो वो सफेद दिखता है, क्यों? और सुबह हमको पीला दिखता है, और दोपहरिया को सफेद दिखने लगता है, क्यों? क्योंकि दोपहर के टाइम में सनलाइट डायरेक्ट हमारे ऊपर, और इस टाइम में रिफ्रैक्शन हो के आती है। तो जब रिफ्रैक्शन हो के आती है ना, तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज बहुत ही हल्के रहते हैं। ऑरेंज नहीं, येलो तक इतने हल्के रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वेवलेंथ क्या होता है? मिनिमम होता है। और रेड और ऑरेंज का वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम। तो पूरा एकदम छितरा आ जाता है ना, पूरा लाल लाल कर देता है। समझ में? क्लियर हुआ? तो ये सुबह और शाम में आपको देखने मिलेगा, क्यों? क्योंकि उस समय केवल रेड और ऑरेंज की वेवलेंथ ही बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है, बाकी सारे ट्रेवल नहीं कर पाते। इस वजह से पहले क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, मिल जाते हैं, छिप जाते हैं। समझ आया? तो ये था बेटा पूरा हम लोग का कंप्लीट आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। कोई समस्या है? बंद कर।